वेलकम टू आवर शो सेटल अराउंड द वर्ल्ड। आपके होस्ट ज़ुहैब अली सिद्धू के साथ हम हाजिर हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या आप वाकई इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, क्या आप यूके सेटल होना चाहते हैं और अपना ब्रांच ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे आज ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम के वीज़ा प्रोसेसिंग पे, और उसमें हम बात करेंगे एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा पे, जो कि ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। और उसमें आप अपना ब्रांच ऑफिस बाहर यूके में खोल सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करते हुए, बिज़नेस को एक्सपेंड करते हुए आप उधर अपनी लेटर ऑन सेटलमेंट और बच्चों और घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए पर्क्स एंड पैकेजेस जिसमें फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ चीज़ें आती हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वकास अहमद साहब। वकास साहब, वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू। तो आज हम आपसे मुस्तफ़ीद होंगे एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के बारे में, डिस्कशन भी होगी, सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा और इसकी कंपैरिजन पे भी बात करेंगे, और आपसे भी राय लेंगे कि क्या एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा एक ट्रेंड चेंजिंग साबित होने जा रहा है यूके की इमिग्रेशन की हिस्ट्री में या नहीं। वेरी वेल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं व्यूअर्स। स्टार्ट में हम आपको बताएंगे कि एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, एक्सपेंशन के वर्ड से ही ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि आप अपना अगर कारोबार एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ब्रांच ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो आपको जिस कैटेगरी की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा। एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा यूके हर 2-3 साल बाद, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करता है। एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा से पहले सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा और एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा का हम कंपैरिजन भी करेंगे, इससे विकास साहब से डिस्कशन भी करेंगे, इनसे इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी पूछेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आप ब्रांच ऑफिस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूके में। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका बिज़नेस यूके में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। इससे पहले यूके में उस नाम से और वो कारोबार कोई और बंदा या आपकी तरफ से पहले इनिशिएट नहीं होना चाहिए। इट वुड बी द फर्स्ट टाइम कि आप उसको यूके शिफ्ट करना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका बिज़नेस किसी भी जगह जहाँ से भी आप अपना कारोबार रन करें, कम से कम 3 साल के लिए, 3 साल से रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी बिज़नेस रिकग्निशन एंटिटी के साथ। अल्टीमेटली उसमें टर्नओवर, आपकी प्रोडक्शन, ये चीज़ें तो मैटर करेंगी, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम वकास साहब से इस चीज़ के बारे में पूछेंगे। वकास साहब, बेसिक बताएं क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में। वेरी वेल। ज़ेब साहब, जैसे आपने इंटरव्यू में पहले इंट्रो में बेसिकली आपने बताया कि एक्सपेंशन है क्या और ये किस मकसद के लिए है। डेफिनेटली एक्सपेंशन यूके में हम बेसिकली बात कर रहे हैं सर यूके के एक्सपेंशन प्रोग्राम की। तो यूके ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी रीज़न ये है कि दुनिया से जो भी आउटसाइड ऑफ यूके जो लोग अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ब्रांच ऑफिस खोलें, बिज़नेस की प्रेजेंस यूके में चाहते हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट को हिट कर सकें, ताकि वो इंटरनेशनली अपना बिज़नेस जो है इन्हांस कर सकें। तो उन लोगों को अलाउ किया गया है कि वो लोग अपना एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, जो कि यूके ने अभी नई रिक्वायरमेंट्स शो की हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकें। इस बिज़नेस में जो एक्सपेंशन वर्कर है, बेसिकली पहले एक कंट्रोल्ड वर्जन था जिसमें नेशनैलिटी भी ऑब्वियसली ऑफ़र कर रहे थे कि एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस अपना ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मेजर शेयर होल्डर नहीं है किसी कंपनी का, वो बंदा वहाँ पे एज ए नॉमिनी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और कंपनी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है, दुबई में, इंडिया में, कहीं पे भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो उसका माइनर शेयर होल्डर जा सकता है। एटलीस्ट इसके 50% से शेयर्स कम होने चाहिए और वो वहाँ पर जाके सारे पर्क्स अवेल कर सकता है। एंड दैट वाज फॉर ओनली 1%। रिमेनिंग उसको कोई भी वहाँ पे हायरिंग्स करनी है, कोई भी उसको लेबर चाहिए, स्टाफ चाहिए, कुछ भी है, तो उसको यूके से लोकल्स को हायर करना पड़ता है। जी, हम बिल्कुल इस चीज़ पे लेटर ऑन बात करेंगे, जो पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं, और उस हवाले से हम बेसिकली वकास साहब आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हमें इनिशियली क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है कि हम एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में फॉल कर सकें। वेरी वेल।
एक्सपेंशन की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान में या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। बिज़नेस एटलीस्ट 3 ईयर्स से रजिस्टर्ड हो और अपने जो भी कंट्री के लॉज हैं उसके हिसाब से वो टैक्स फाइल कर रहा हो, उसकी प्रॉपर एक टैक्स हिस्ट्री हो, अगर उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट्स, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता हो, और अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं और कंपनी का एक सर्टन, ये तो पॉलिसी की बातें हैं, बट उसके अलावा जो अनरिटन चीज़ है वो ये कि कंपनी अफोर्ड कर सकती हो अपना एक ब्रांच ऑफिस यूके के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, उसकी 3 साल की क्रेडिबिलिटी तो है, लेकिन उसका फाइनेंशियल्स ही ऐसे नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को सपोर्ट कर सके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऑब्वियसली, जिस तरह पहले उसमें 50,000 पाउंड्स की कंडीशन थी सोल रिप्रेजेंटेटिव में कि आपके पास इतना फंड्स होने चाहिए, अब इसमें क्लियरली तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली पहले भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट देयर वाज अ अनटोल्ड या अनप्रेसिडेंटेड चीज़ के जनाब आप कोई भी अफोर्ड कर सकते हो ब्रांच ऑफिस। हाँ, तो आप बिजनेस प्रोजेक्शन करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा ये बिज़नेस की नेचर है, इफ़ इट इज़ सर्विसेज या ट्रेड हो सकती है, कोई एक्सपोर्ट हो सकती है, कुछ भी, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली अगर हम सर्विस का बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं चाहिए, बट अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसी तरह से स्टॉक्स और इस तरह की चीज़ें जो आगे हमने यूरोप में या आगे फर्दर दुनिया को भेजनी है, तो उसके लिए बिज़नेस का हम एक मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल में सब कुछ मेंशन्ड होता है कि इतना इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो वो एक अपने बिजनेस के हिसाब से सेटअप होता है। तो देयर इज़ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट यू शुड बी हैविंग सर्टेन अमाउंट के जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सके। सो अगर वो आप कर सकते हैं तो एनीबॉडी कैन अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो वहाँ पर जाके उसकी ब्रांच को इस्टेब्लिश कर सकता है। वकास साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया और हम अपने नाज़रीन को, व्यूअर्स को ये बात बताना चाहेंगे, यही फ़र्क होता है सर्विसेज में, लीगल सर्विसेज में, और जो हम रूटीन की चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं या हम वीलॉग्स डिफरेंट देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, सेल परचेज है, सर्विसेज हैं। अब हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट फंड्स चाहिए, डिफरेंट उसकी इन्वेस्टमेंट है, और आपको वही क्राइटेरिया मीटअप करना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आप सर्विसेज कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग जितना बजट रखेंगे। एग्जैक्टली, यू हैव टू मीट योर ओन बजट। आपको पता है कि मैं इतना मिनिमम से स्टार्ट कर सकता हूँ, और कंपैरेटिव एनालिसिस आप देते हैं कि यूके की मार्केट में इसके तरह के जो बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, और मैं इस तरह से एक्सप्लोर कर सकूँगा अपने आप को। और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन 5 साल की जो आप बनाते हैं उसमें आप बता सकते हैं कि मैं इस तरह से ग्रो करूँगा, टैक्सेशन मेरी इस तरह से जाएगी, तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैं पेनिट्रेट किस तरह करूँगा मार्केट के अंदर। वकास साहब, इसमें मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, एक सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें नो आइट्स रिक्वायरमेंट है। यस, यू आर राइट। तो ये आपके ख्याल में कैसा एक पॉइंट है या कैसी अपॉर्चुनिटी है जो इसको उन्होंने रिवाइज़ करते हुए इस कैटेगरी में टोटली आइट्स को इग्नोर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बिज़नेस मौजूद है, आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दुनिया में जो मेजर बिजनेस ऑनर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डेफिनेटली उनका बिज़नेस का एक्सपीरियंस, उनका बाकी चीज़ें, उनके सेंसेस, उनका बिज़नेस सेंस जो होती है बहुत इस्टेब्लिश्ड होती है। तो लैंग्वेज एक बैरियर है, बट अगैन इक्वली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम पाकिस्तान, लैंग्वेज उसकी डिफरेंट है और वो इंग्लिश कंट्री में जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से नहीं बता सकता कि मेरी क्या प्रोडक्ट है। अनटिल अनलेस, अब तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, थ्रू विजुअल्स कर सकते हैं, पिक्टोरियल हो सकती है, रिटन फॉर्म में हो सकती है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट यू हैव टू मीट सर्टन क्लाइंट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो इन पर्सन आपको करनी पड़ती हैं। मतलब आपको बेसिक्स अगर हैं तो आपके लिए कोई हदूद नहीं, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट कम अज़ कम कर सकते हैं तो इट्स इनफ। दैट्स इनफ, यस। तो व्यूअर्स, ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी किस्म का अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपको 3 साल हो गए हैं उसे रजिस्टर्ड करवाए हुए, और आप समझते हैं कि आप अपना कारोबार एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले,
तो यूके के अब आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं और अपना कारोबार एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बारे में जो वीज़ा में डिफरेंट चेंजेस आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस बिजनेसमैन के लिए जिसका बिज़नेस अच्छे लेवल पे पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में चल रहा है और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है। हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं दुबई बिज़नेस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी इंटरनेशनल चेन्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह यूके को चलते हैं तो लंदन में तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स चेन्स मौजूद हैं। और इसी सिलसिलाकार को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है एक उस बिज़नेसमैन के लिए जिसके दिल में ख्वाहिशात हैं कि उसका बिज़नेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे थे। अब बात करेंगे जो वीज़ा में प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। प्री रिक्वायरमेंट में वकास साहब मैं थोड़ी चीज़ें हाईलाइट कर दूं आपके लिए। हम पहली दफ़ा वहाँ पे बिज़नेस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कंपनीज़ हाउस से कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है अपनी। तो इट्स अ लीगल वर्क जो आपके सोलिसिटर्स इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे वो डेफिनेटली ये चीज़ें प्रोसीजरल हैं, दे विल डू इट फॉर यू। दोज आर जस्ट प्री रिक्वायरमेंट्स, नॉट अ कम्बरसम प्रोसेस कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ों में हर्डल्स नहीं है। सिंपल यू कैन गो टू द कंपनी हाउस, यू कैन गेट द कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे वकास साहब। यू कैन अरेंज योर ऑफिस फॉर द टाइम बिंग। अगर आप उधर नहीं भी गए यू कैन अरेंज योर वर्चुअल ऑफिस। तो आपने प्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। उसके बाद लेटर ऑन अब हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने बिज़नेस अप्रूवल की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और ये कितना टाइम का ड्यूरेशन होगा। तो अब कैसा बताइएगा एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में बिज़नेस प्लान का कितना रोल है या कितनी देर लगेगी हमें बिज़नेस प्लान को अप्रूव करवाने में? थैंक यू साहब। बिज़नेस प्लान एज सच डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिज़नेस का मॉडल क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, पोर्टफोलियो और उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, किस तरह से करेंगे, तो ये सारा कुछ बिज़नेस से ही पता चलेगा, हमें बिज़नेस प्लान से पता चलेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको मेंशन करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बताते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट क्या करने जा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ हम इसका बहुत सिंपल प्रोसेस कर दिया यूके ने अभी बिज़नेस प्लान के साथ आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपके बिज़नेस को लाइसेंस वो दे देते हैं और लाइसेंस मिलने के बाद आप वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। यू विल गेट द वीज़ा on behalf of company as a representative of the company because company itself is a living identity। तो मिल वो बिज़नेस को ही रहा है, वो उस आइडेंटिटी को मिल रहा है, बट यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट आइडेंटिटी। तो आपको उसके बिहाफ पे जा सकते हैं। नॉट ओनली दिस बट अभी तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी ऐड कर दिए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ना सिर्फ एक बिज़नेस पर्सन, जो कि पहले हमने डिस्कशन में बताया कि सिर्फ एक बंदा जा सकता था कंपनी के बिहाफ पे पहले एज़ पर प्रीवियस पॉलिसी, और बाकी उसको टीम यूके से हायर करनी पड़ती थी। एंड यू आर ग्रोइंग बिजनेस इन यूके, सो वो टीम जिसकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको बताना, सिखाना, ट्रेनिंग देना और फिर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो यूके ने ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है अपनी पॉलिसी चेंज करके, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक आसानी पैदा की है कि वो ना सिर्फ खुद जा सकते हैं बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 5 ऐसी टीम मेंबर्स को अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़ आप वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हैं और वो आपके बिज़नेस को एक्सपैंड करने में, जिन्होंने ग्रोथ में पाकिस्तान में या किसी भी XYZ कंट्री में हेल्प की, तो वही आपकी ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट टीम है वो यूके में ट्रैवल करती है आपके साथ, या जब भी आप उनको मुनासिब समझे बुलाना चाहते हैं और उनके COS इशू होते हैं और अकॉर्डिंगली वो जाके आपकी टीम का पार्ट बनते हैं और बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वकास साहब ये आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है और इट्स टोटली ट्रेंड चेंजिंग कि आप सिर्फ अकेले नहीं ट्रैवल कर सकते, आप अपनी 5 एम्प्लॉयज़ को, किसी भी 5 एम्प्लॉयज़ को जो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चीज़ें मैनेज हों कंपनी में, तो उसको आप उधर स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये प्रॉपर जिस तरह आपको वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप पे इश्यूज़ होते हैं, इसी तरह ही इसमें 5 एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर होम ऑफिस से आपके वर्क परमिट्स इशू होंगे और उन वर्क परमिट्स पे आप अपने डिपेंडेंट्स, अपने स्पाउस, किड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो कैसा मज़े की चीज़ जो आप डिस्कस कर रहे थे कि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्हांस कर दी हैं, तो इवन जो एम्प्लॉयज़ जाएंगे, उनकी फैमिलीज़ जाएंगी, उनके लिए भी फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ये बहुत ट्रेंड चेंजिंग है।
येस ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली एक बंदा अगर बिज़नेस के लिए जा रहा है उसको वहाँ पे कुछ अर्सा स्टे करना पड़ता है, फैमिली से दूर ना रहे इस वजह से फैमिली को अलाउ किया जाता है, फैमिली साथ में ट्रैवल करती है। एंड इट्स अ रूल के क्योंकि आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए आ रहे हैं तो उन पे सारे वही किसी भी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के रूल्स होते हैं वही इम्प्लीमेंट होते हैं। और बच्चों के लिए तालीम फ्री है, एजुकेशन और हेल्थ सारों का कवर होता है, पूरी फैमिली का कवर होता है। और इनफैक्ट आपकी स्पाउस, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर स्पाउस मेल है फीमेल है वो आपके साथ ट्रैवल करते हैं तो वो जॉब भी कर सकता है। इनफैक्ट ये भी फैसिलिटी है कि ना सिर्फ ये है कि आप अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम को भी लेकर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, और ना सिर्फ उनकी हेल्थ और एजुकेशन कवर हो रही है बल्कि आपकी स्पाउस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो भी जॉब कर सकती हैं। कंप्लीट पैकेज है, फैमिली के साथ आप अपने कोलीग्स का भी आप साथ ट्रैवल करवा सकते हैं और इस तरह आप कम से कम 6 मेंबर्स और उनकी पूरी फैमिलीज ट्रैवल कर सकती हैं इस चीज़ में। तो ये ना सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके मैनेजरियल कोई भी किसी किस्म की हायर पोस्ट पे कोई भी बंदा हो सकता है। तो यू कैन अकोमोडेट ऑल दोज जो आप समझते हैं कि आपके काम के लिए, आपकी टीम के लिए ज़रूरी हैं, तो यू कैन अकोमोडेट ऑल ऑफ देम। हम इस पर बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बेसिकली जो चेंजेस आई हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में और एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी जो चेंज है जो माइनर शेयर होल्डर और मेजर शेयर होल्डर की जो भी बात हो रही थी उसके हवाले से है कि पहले सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में आप अपने मेजर शेयर होल्डर जो मेन बिजनेस रन कर रहा है बंदा या जिसकी बेस पे सारी चीज़ें चल रही हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, वो एज आ एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को, माइनर शेयर होल्डर्स को ही एक नॉमिनेट कर सकता था बंदे को कि वो जाए और हमारा बिज़नेस एक्सपेंड करे। तो वैसे तो वो बहुत इलॉजिकल चीज़ हमें भी लग रही थी वकास साहब कि आप एक पूरा कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में चला रहे हैं और आप अपना ही ब्रांच ऑफिस उधर ओपन कर रहे हैं और आप उधर ये फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर सकते। आप क्या सोचते हैं कि ये वाकई एक ट्रेंड चेंजिंग चीज़ है सोल रिप्रेजेंटेटिव से जो एक्सपेंशन में स्विच किया और ये अपॉर्चुनिटी मेन बिजनेस होल्डर को भी दी गई है? बिल्कुल, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर पहले ये पॉलिसी थी, डेफिनेटली हर्डल्स भी थी उसमें, और पॉलिसी ये थी कि आप मेजर शेयर होल्डर नहीं जा सकता। जिसने पाकिस्तान में बिज़नेस स्टैब्लिश किया है, जिसने जो उसकी ग्रोथ चाहता है और वो जाना चाहता है बट वो नहीं जा सकता, उसका इक्वल आप कह लें कि बेनिफिट्स भी थे कि ये जो वीज़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रांट इसलिए किया जाता है कंपनी को या उस आइडेंटिटी को जो पाकिस्तान में या किसी भी XYZ कंट्री में एग्जिस्ट करती है, वो बिज़नेस एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है। अब यही बिज़नेस जो अपने ब्रांच ऑफिस खोल रहा है, तो इनिशियल एक्टिविटी, उसके फाइनेंशियल्स, उसके वेजेस, ये सारा कुछ ये बिज़नेस अफोर्ड कर रहा है। तो उनका एक ये भी कॉन्सेप्ट था पहले कि अगर यही बिज़नेस, अगर इसका मेन ऑपरेटिंग पर्सन यहाँ से चला जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा या उस तरह से बिज़नेस ग्रोथ जो इनिशियल मदर बिज़नेस है, अगर मदर कंपनी है फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने बिज़नेस को सपोर्ट नहीं कर सकेगी जो नई ब्रांच ओपन होने जा रही है, तो वो क्लैप्स हो जाएगा। और अगर वो क्लैप्स हो जाता है तो हाउ वुड दे कि इस्टेब्लिश देयर न्यू ब्रांच, और उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड था कि आपका सिर्फ कोई भी पार्टनर जो कि माइनर शेयर होल्डर है या कोई भी सीनियर एम्प्लॉई जा सकता है, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड था कि सिर्फ एक। बट ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज मैं कहूँगा, बिकॉज ना सिर्फ ऑनर, ज़रूरी नहीं था पहले भी कि ऑनर जाके, क्योंकि पहले था ही एक बंदा जो जा सकता था, इसलिए किसी भी जूनियर का या किसी भी सेकंड पार्टनर का वहाँ पे जाना सफिशेंट था। बट चूँकि अभी कोई मल्टीपल टीम मेंबर्स जा सकते हैं, उन्होंने अप टू 5 पर्सनस इंक्लूडिंग द फर्स्ट एप्लीकेंट 6 लोग बन जाते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। इस वजह से मल्टीपल टीम मेंबर्स जब चले गए तो नाउ दे हैव अलाउड कि जनाब आपका जो मेन एप्लीकेंट था या ऑनर था, जो CEO था या मेजर शेयर होल्डर था, वो भी ट्रैवल कर सकता है। बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे, इस सेंस में कि उसको वहाँ पे रहना कोई मैंडेटरी नहीं है कि वहीं पे जाकर रहेगा। प्लस ये कि उसकी टीम भी है बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ऑनर
वो जाके मामलात को देख सकता है, बल्कि उसकी टीम वहाँ पर जा सकती है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को कंपैरिजन करें तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि अभी पॉलिसी चेंज के बाद आए हैं। जी बिल्कुल, हम इस पे अभी बात करेंगे, मज़ीद इस चीज़ को अंडर डिस्कशन रखेंगे और इस पे बताएंगे कि वो इलॉजिकल इट वाज कि मैं कारोबार चला रहा हूँ और मैं ही नहीं बाहर जा सकता। तो इस पे बात करेंगे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि हो इलॉजिकल कि आपका जो मेन बिज़नेस शेयर होल्डर है, जो बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी स्ट्रेटजीज थी, या इवन वो सोल ऑनर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो उस शक्ल में तो सोल ओनर जो है तो वो तो ऑल इन ऑल चीज़ों को मैनेज कर रहा था। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है जी तो दोनों कंडीशंस में वो अकेला ओनर है और वही नहीं जा सकता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ पे रिलाई कर रहा है कि मेरा मैनेजर या मेरा कोई भी ऑपरेटिंग पर्सन, मेरा ऑपरेशंस मैनेजर कोई भी जाके उसको स्पेंड करेगा। तो यस, दैट वाज। लेकिन वकास साहब, इसमें एक हम चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे होम ऑफिस की तरफ से भी और यूके की पॉलिसीज़ को भी, कि वो अपनी पिछली चीज़ों से सीखते हैं। यस, हमेशा उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, यानी ये प्रूव करते हैं कि यस देयर वाज सम नीड ऑफ चेंज, और वो कर देते हैं। उसकी दो रीजंस हैं। एक तो हम सिखाते हैं उनको कि हम उनके डिफरेंट लूप होल्स को यूटिलाइज करते हुए, एक तो वो उनको बंद करने के लिए, और कुछ पॉलिसी में डेफिनेटली हर्डल्स होती हैं, जैसे ये एक मेन हर्डल थी जो आपने बताया, हाईलाइट किया, और डेफिनेटली इसको उन्होंने ओवरकम किया ताकि वो बंदा जो लिटरली बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता है, और उसकी इंटेंशंस भी यही हैं, और यूके चाहता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस ऑनर्स आएँ और यूके में उनकी प्रेजेंस हो ताकि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, तो डेफिनेटली उसके लिए उन्होंने ईज़ भी प्रोड्यूस की है। तो इनको आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों से सीख के या अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करके इम्प्लीमेंट करके यूके ईज़ करता है लोगों के लिए, और इसी तरह उन्होंने प्रूव भी किया अभी इस पॉलिसी में। इसमें मेरे ख्याल से डिफरेंट एनजीओज और इंटरनेशनल बिजनेसमैन का भी प्रेशर था कि देखें, जो एक एम्प्लॉय उधर जा रहा है वो मेन स्टेक होल्डर तो है ही नहीं, बिजनेस एक्सपेंड करता है नहीं करता उसे ही डैम केयर्स, क्योंकि ही इज़ एम्प्लॉय, उसे सैलरी मिल रही है, ऑब्वियसली उसे टारगेट्स मिले हुए हैं, टारगेट्स पे काम करेगा, लेकिन नॉट बियॉन्ड द टारगेट्स। बिल्कुल, ना सिर्फ एम्प्लॉई को टारगेट दिया जाता है, बल्कि आपने इनिशियली जब बिज़नेस रजिस्टर करवाया होता है या उसका एक्सपेंशन के लिए एप्लीकेशन दी होती है, उसके साथ बिज़नेस की प्रोजेक्शन होती है आपके पास कि वो किस विसिनिटी में ओपन होगा, आपके कंपैटिटर्स कौन हो रहे हैं, आपके प्राइसिंग क्या है, आप किस तरह से बिजनेस स्केलिंग जो सारी करनी होती है, और वो सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले मेंशन करते हैं और अपने एम्प्लॉई को भी एक टारगेट ओरिएंटेड टास्क दे के भेजते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक तो वो फॉलो करते हैं, काफ़ी हद तक उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। बट एट द टाइम जब आप बिज़नेस को ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको फॉरन एट इंस्टेंटली डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय नहीं ले सकता है और ऑनर ही ऐसा कर सकता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब हम बात करेंगे जो बेसिकली जो चेंज आई है वीज़ा टेन्योर के हवाले से। तो क्या सब सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में डायरेक्टली 3 इयर्स का वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता था, और 3 इयर्स के बाद हमें होम ऑफिस का रुख करना पड़ता था और एक्सटेंशन की तरफ जाना पड़ता था। तो एक्सपेंशन वर्कर में उन्होंने डिफरेंट चेंजेस कर दिए हैं। हाँ, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि पहले 3+2 इयर्स का रूट था। 3 इयर्स का पहले इनिशियल वीज़ा ग्रांट करने के बाद 2 इयर्स की एक्सपेंशन हो जाती थी, और उसके बाद ILR की तरफ चले जाते थे। बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया नहीं किया उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अभी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज़ वो एंटरप्रेन्योर्स, वो बिज़नेस पर्सन्स जो अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, या उनकी इंटेंशंस यही है कि वो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं पूरे यूरोप में, तो वो बिज़नेस को वहाँ पर लेकर जाना, और उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ जो उन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ दिखाई है, एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि आप 100% उसको मीट कर रहे हो तो ही वो आपको आगे देंगे। हाँ, अब थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि आपको 1+1 पहले वीज़ा ग्रांट होता है 1 साल का, फिर 1 साल की एक्सटेंशन, एंड देन 3 इयर्स, और फिर ये एक्सटेंड होता रहता है।
और ये इसलिए दिया गया है ताकि इनिशियली पहले 2 साल में आपकी परफॉर्मेंस को या जो प्रोजेक्टेड बिजनेस था उसको आप एग्जीक्यूट क्या कर पाए हैं। अगर कर पाए हैं आपको एज सच ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि आपको पूरा वैल्यूएशन और वो सारा कुछ उनको शो करना है, बस आपको बिजनेस रनिंग में शो करना है, अपनी एक्टिविटी शो करनी है। आप ये करते हैं तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू एक्सटेंड दैट। वैसे ये एक डिबेटेबल टॉपिक है Yes. क्योंकि इसमें बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें एज पर द फैक्ट्स हैं उसमें यही है कि एक अगर कारोबारी बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है, अपना बिजनेस रन कर रहा है, कि हो इट वुड बी पॉसिबल कि 2 साल के बाद उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली अगर एक बंदा बिजनेस रन कर रहा है और उधर अर्निंग कर रहा है, उधर टैक्सेस पे कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस एक्सटेंशन की तरफ जाएगा और उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको कोई चीज़ वाइंड अप करनी पड़ेगी या वापस आना पड़ेगा। यू कैन मूव ऑन, मूव भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएं जो कि किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में होते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इसमें ये चीज़ कट ऑफ नहीं की कि आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं और बच्चों के लिए एजुकेशन है, बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल इफ़ योर स्पाउस इज़ देयर और अगर आप सेकंड बिजनेस भी इवन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इंश्योर की हैं कि बेनिफिट्स में कोई कमी नहीं लेकर आए। रूट को भी उन्होंने एक्सटेंड किया है और लेटर ऑन आप उसको रीन्यू करते रहते हैं। ये ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाता है सॉर्ट ऑफ। अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी पूरी है और ऐसा जिस तरह आपने शो किया था उस तरह से एग्जीक्यूट भी किया है तो उसमें कोई हर्डल्स वाली बात नहीं है। वकास साहब, यूके इनोवेटर, फाउंडर वीज़ा और एक्सपेंशन वर्कर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसमैन के लिए। आप क्या सोचते हैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में? देखिए ये दोनों इंटायरली अपोजिट चीज़ें हैं। इनका एक दूसरे से एज सच कोई कनेक्शन डायरेक्टली है नहीं। फाउंडर्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें स्टार्टअप्स हैं, जिसमें न्यू बिजनेस है, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ऑल दो कि बेशक आप पाकिस्तान में उसका रेलेवेंट कोई बिजनेस अवेलेबल है, बट वहाँ पे आप नई आइडेंटिटी को इनरोल कर रहे हैं और नए बिजनेस आइडिया को इनरोल कर रहे हैं। उसके लिए एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है जो आपने मैंडेटरी है, वो करनी ही है आपने। बट इसके ऑपोजिट जब हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो वो उस बिज़नेस के बिहाफ पे आपको वीज़ा दे रहे हैं या उस बिज़नेस के बिहाफ पे रजिस्टर हो रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जी, मेरे ख्याल से तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। Yes. इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बिजनेसमैन के लिए नहीं हो बल्कि सकती। इसमें एक बड़ी और पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि इसके लिए आपको इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए है। आप अपने इनिशियल बिजनेस जो आपके अब मदर कंपनी है उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करते हुए आगे आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, आगे उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेपरेटली कोई आपको फंड्स एलोकेट नहीं करने पड़ते। जितनी आपके बिज़नेस की ज़रूरत है उतने फंड्स आप एलोकेट करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चेंजेस में से वन ऑफ पॉलिसी है कि आप अपने साथ, ना सिर्फ आप अपने 5 एम्प्लॉयज़, कोई भी 5 एम्प्लॉयज़, उनको भी बीमा फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं, उन्हें भी साथ ले जा सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर कंट्री में ब्रांच सिस्टम तो हर कंट्री में ही होता है। डिफरेंट कारोबारी लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आप एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे सिर्फ, आप उधर से प्रॉफिट भी डेफिनेटली गेन करेंगे, अपना बिजनेस रन करेंगे और अल्टीमेटली अपनी नई आने वाली यूथ के लिए गेट्स ओपन करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के। तो ये एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा जो है वाकई हमारे नज़दीक इट्स अ पाथ वे फॉर द चेंजेस इन योर न्यू वर्ल्ड। तो हमें इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे हम इसके बारे में, और अगली एपिसोड में इंशाल्लाह इसके साथ डिफरेंट पॉलिसीज़ और नई पॉलिसीज़ आने वाली उनको डिस्कस करेंगे। और हम सोचते हैं कि जो एक बिज़नेसमैन, एग्जिस्टिंग बिज़नेसमैन है, उसको चाहिए कि वो डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड, इसका मतलब ही यही है कि अब फासले कम हो चुके हैं। हर बिज़नेसमैन के लिए हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और उन्हें अवेल करना चाहिए, अपने बिज़नेस को भी एक्सपेंड करना चाहिए और अल्टीमेटली यू कैन मूव टूवर्ड्स सेकंड पासपोर्ट, यू कैन मूव टूवर्ड द नेशनैलिटी, अपने बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, हेल्थ और डिफरेंट परक्विजिट्स। तो इस तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम आते रहेंगे, आप लोगों को इसके बारे में मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।